गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ा। डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसकी जानकारी हुई। और आपने कहा कैसे कि सर इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और कण की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इसी को इलेक्ट्रॉन की गति प्रकृति कहा जाता है। इस बात को हम पुष्टि कैसे किया, कैसे पुष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो डी ब्रॉगली का जो समीकरण है वो सही है। किसने पाया? तो डेविसन तथा जर्मर तथा सीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। वह यक्स किरणों की भांति निकल क्रिस्टल द्वारा यक्स किरणों का जिस प्रकार विवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का भी निकल क्रिस्टल द्वारा विवर्तन देखा गया, डिफ्रैक्शन देखा गया है। अर्थात वो क्या करता है, वो अभी तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। डेविसन तथा जर्मर ने यही प्रयोग को सीपी थॉमसन के साथ किया था। अर्थात पुष्टि हो गई कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि डी ब्रॉगली समीकरण से क्या क्या आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv आप याद रखोगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m क्या है, उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है। इसको और भी डिफाइन किया गया होगा, h अपॉन p से भी डिफाइन किया गया। ये आपके दोनों क्या कहलाते थे? डी ब्रॉगली समीकरण कहलाते थे। इतना तो आपने पढ़ा है। अब इसकी बात क्या करना है, इससे रिलेटेड सवाल आ जाए, कोई कण दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन भी दे दिया जाए, उसका तरंगदैर्घ्य दे दिया जाए, उसका मास दे दिया जाए, उसकी वेलोसिटी पूछ दे, तभी निकाल लेंगे। यदि उसका मोमेंटम दिया गया है, प्लैंक कांस्टेंट का मान आपको 6.67 × 10⁻³ जूल सेकेंड पता है, तो आप लैम्डा की वैल्यू तरंगदैर्घ्य की गणना कर पाएंगे। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी वोल्टता विभव दे दिया जाए तो वह त्वरित हो जाता है। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन और विभव में क्या संबंध होता है? नेक्स्ट टॉपिक यही हम लेते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं, और उसी में हम डी ब्रॉगली के समीकरण को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और बतलाने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। त्वरित इलेक्ट्रॉन व विभव में संबंध। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक कण है, सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है। तो उसे यदि भी वोल्टता की भी पोटेंशियल की विभव दे दिया जाए, कैपिटल भी पोटेंशियल का विभव दे दिया जाए, वह त्वरित हो जाता है। आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो कितना परिवर्तन आ जाता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, उस त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा EV हो जाती है। त्वरित इलेक्ट्रॉन की भी वोल्टता, कैपिटल V वोल्टता देने पर त्वरित इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर E बराबर EV। अब कहता है कि सर हम टोटल एनर्जी जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसको K से डिनोट कर दिया और इसको P से डिनोट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन तो त्वरित है, अर्थात गतिमान है, तो गति की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर P का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यांत्रिक ऊर्जा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? K, और K बराबर होता है 12mv²। तो हम लिख दिया, एक समीकरण आ गया E बराबर
हाफ एम वी स्क्वायर। समीकरण नंबर, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या पाएंगे? देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। ए बी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब इंट्रोड्यूस कराएंगे डी ब्रॉगली का समीकरण। डी ब्रॉगली का समीकरण क्या कहता है? तो डी ब्रॉगली के समीकरण के अनुसार, डी ब्रॉगली के समीकरण के अनुसार, डी ब्रॉगली का समीकरण क्या है? लैम्डा बराबर एच अपॉन एन वी। यहाँ से हम v ले लेते हैं, कैसे आएगा? v को इधर कर दें तो एच अपॉन एम इंटू लैम्डा हो जाएगा। अब कहता है कि इस v के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 आपको दिख रहा है, इधर कोई चेंजेस नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हाफ मास वेलोसिटी की जगह v की जगह क्या रखना है? h अपॉन m लेना, h अपॉन m इंटू लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m h स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक m से एक m कैंसिल जाएगा। अब लैम्डा स्क्वायर को इधर भेज दिया हमने तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू e इंटू b। ये उधर चला गया। अब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में h अपॉन 2m इंटू e इंटू b h स्क्वायर। अब क्या मिल जाएगा? h अपॉन 2 अंडर रूट में रहेगा 2m e b। हमें केवल इतने से मतलब, फिर से आप समझ लें, हमें केवल इतना ही पढ़ना है। लेकिन कैसे आया? तो कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन है, जैसे v वोल्टता की करंट देने को त्वरित हुआ था, उसकी ऊर्जा क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें टोटल एनर्जी पता है कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में हमने त्वरित इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो अर्थात वह गतिमान है, तो गति की अवस्था में उसके पास केवल गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। हमने वही किया है कि का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 रखा। अब E बराबर k लिख दिया, k का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने इसको लिया समीकरण नंबर 1 और 2 का कंपेयर करा, तुलना करा दिया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो बराबर हो जाएगी किसके? हाफ एम वी स्क्वायर की। हमने डी ब्रॉगली के समीकरण का उपयोग पढ़ रहे थे, तो डी ब्रॉगली का समीकरण लिया। डी ब्रॉगली समीकरण से हमने उस पार्टिकल की वेलोसिटी ली, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ली, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने इसमें समीकरण नंबर 3 में पुट अप किया। पुट अप करने के बाद एक समीकरण हमें मिल गया। इतना आपको समझ में आया? नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देखें और सुनें और समझें। समझने के बाद आपकी बात आती है, इतना तो बड़ा याद नहीं होगा, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। लेकिन याद उतना नहीं कर पाते हैं तो उसका भी एक छोटा रूप हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, लैम्डा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है? लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m e v। इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की क्या है? तरंगदैर्घ्य है। h क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, नियतांक है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।
E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V क्या है? विभवांतर। आपने सब कुछ देखा। अब इसके आधार पर हम सब कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ केजी होता है। प्राया इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.67 × 10⁻19 कूलम होता है। ESQ में भी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। विभवांतर हमें नहीं दिया गया है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। सब कुछ दिया गया है। इन सारे मान को इसके अंदर पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हमें हल करने पर क्या आएगा? ये छोटा सा याद रखेंगे, 12.26 बटा में √V। इसी से इलेक्ट्रॉन के लिए काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य और विभवांतर वोल्टता में क्या संबंध है? तो लैम्डा बराबर 12.26 अपॉन √V कितना किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। इससे सवाल क्या लग जाएंगे? यदि कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे 100 वोल्ट की वोल्टता देने पर 100 वोल्ट की वोल्टता देने पर या 100 वोल्ट विभवांतर देने पर वह त्वरित हो जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो यदि F ले रहे हैं, यदि हम विभवांतर को कितना लिया? 100 वोल्ट ले लिया, तो क्या मान हो जाएगा? 12.26 बटा में √100। आंसर क्या होगा? 1.226 एंगस्ट्रॉम। यदि V का मान कितना हो जाए? 10,000 वोल्ट हो जाए तो क्या आएगा आंसर? लैम्डा का मान 12.26 बटा में √10,000। वैल्यू क्या आएगी? 0.1226 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन कभी आ गया तो यदि V का मान वोल्टता का मान 150 वोल्ट दे दिया गया हो तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? लैम्डा का मान 12.26 बटा में √150 का वर्गमूल यही होता है। 12.26 बटा में 12.26 कितना आएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो इस बार एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। वोल्टता का यदि आपको दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, किसी भी त्वरित इलेक्ट्रॉन का विभवांतर कितना वोल्ट देने विभवांतर देने पर वह त्वरित होता है, संबंध पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और विभव में क्या संबंध होता है? तो ये और ये पॉइंट याद रखिए। कैसे आया ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉन की द्युति प्रकृति आप जान गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कण की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करता है और तरंग की भी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। यही इलेक्ट्रॉन की द्युति प्रकृति कहलाती है। उसको भी डी ब्रोगली समीकरण ने बतलाया था कि तरंग की भांति, और जे थॉम्सन ने बताया कण की भांति व्यवहार का प्रदर्शित कहता है। और हमने उसको अनुप्रयोग के माध्यम से भी बतलाने का प्रयास किया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, त्वरित इलेक्ट्रॉन है जिससे डी वोल्टता देने पर वह त्वरित होता है और उसके तरंगदैर्घ्य और विभवांतर में क्या संबंध होगा, तो हमने संबंध को भी डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं दोनों के यहाँ आने के बाद हमारा सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल पूर्ण सिद्ध हुआ था। उसमें अगली कड़ी आती है, वो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत अंग्रेजी में बोलते हैं हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह सिद्धांत क्या कहता है, तो इस पर भी बात करें। हाइजेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता के लिए बात करता है। तो कहता है कोई अति सूक्ष्म कण यदि वो गतिमान है तब किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का यथार्थ निर्धारण, एक्चुअल सही निर्धारण एक ही समय में नहीं किया जा सकता। एक्यूरेटली एट द सेम टाइम किसी भी मूविंग पार्टिकल वो क्या हो, अति सूक्ष्म पार्टिकल हो, उसकी गति की बात कर रहे हैं, मतलब वेग की बात कर रहे हैं, वेग या संवेग की बात कर रहे हैं, और उसकी स्थिति का सही आकलन एक ही समय में करना असंभव होता है। यही सिद्धांत कहता है। इस अनिश्चितता, यदि मान लिया किसी गतिशील कण की स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स कोई पार्टिकल है, सपोज दैट वो सीपी कॉलेज में है और कभी मोहबाग चौराहे पे चला गया, तो x1 x2 हो गया। पहले स्थिति क्या थी, x थी, बाद में x1 थी, और बाद में स्थिति क्या हो गई, x2 हो गई, क्योंकि वो गतिमान है। तो सीडी कॉलेज से चढ़ के मोहबाग पहुंच गया, तो x1 से x2 दूरी तय कर लिया। तो कितनी दूरी का अंतर को निकालना है, तो ज़्यादा माइनस कम का कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 को कर देते हैं हम डेल्टा x। तो यही स्थिति की अनिश्चितता है। यदि उसके संवेग की अनिश्चितता की बात करें, संवेग पहले क्या था p1 और बाद में क्या हो गया p2, तो उसकी अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल्टा p। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 कहता है स्थिति की अनिश्चितता व संवेग की अनिश्चितता के गुणनफल का मान या तो h अपॉन 4 पाई के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का जो गणितीय रूप क्या कहता है, तो गणितीय रूप कहता है कि स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग की अनिश्चितता डेल्टा p के गुणनफल का मान या तो h अपॉन 4 पाई के मान के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। ये बड़ा होगा क्योंकि वो कितने खुला है, ये आप जान लें। तो डेल्टा x क्या है, गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा p क्या है, गतिशील अति सूक्ष्म कण की या कण के संवेग की अनिश्चितता है, संवेग की अनिश्चितता है। और ये को आप जानते ही हैं डांस कांस्टेंट है। कह रहा है सर कि आप अभी वेग की बात कर रहे हैं, आपको संवेग कह रहे हैं, संवेग को समझा दिया, हम वेग कहना चाहते हैं। तो आपने पढ़ा अभी ई बराबर क्या होता है, m × v। तो मास में तो कोई संभावना नहीं है, वो सीडी कॉलेज में है तो जितने द्रव्यमान का होगा उतना ही मोहबाग में जाके उतने ही द्रव्यमान का होगा, घटेगा बढ़ेगा तो नहीं। लेकिन उसके पोजीशन है वेलोसिटी के अंतर है, मतलब p की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा p, मास जस का तस रहेगा, वेलोसिटी में अंतर आ रहा है, तो डेल्टा p की जगह हम m × डेल्टा p रख के नया समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी आपका हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप ही कहलाएगा। डेल्टा x इंटू डेल्टा p की जगह क्या दिया, m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। पक्षांतरित करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m। ये भी आपका जब आगे जाएंगे तो p इंटू डेल्टा v की जगह वर्ग डन लिखा जाता है, तो वहाँ पर भी बात अलग से पढ़ाई जाएगी।
तो वहाँ पे हम नहीं ले जाएंगे आपको। इसका एक रूप है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 8 पाई। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो हायर प्रोसेस के लिए है। आप हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की अपने पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगे तो फिर से हम इस नियम को डिफाइन करना चाहें तो कहते हैं किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग, आवलिक वेग कर दे रहा हूं, स्थिति व संवेग का यथार्थ का मतलब होता है सही यथार्थ निर्धारण एक ही समय में नहीं किया जा सकता यह निर्धारण इतने लाइन की जगह असंभव है, लिख सकते हैं असंभव है। यही क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का क्या तात्पर्य है उसको भी समझने का प्रयास करें। कहने का तात्पर्य है कि हम कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, यदि ये पता लगाने जाएंगे तो स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाएंगे कि कब वो सिटी कॉलेज में है और कब महुआ बाग में है। यदि हम पोजीशन की बात करें कि इस समय सिटी स्कूल में है तो कितने वेग से जा रहा होगा, वो हमें नहीं जानकारी होगी। यदि हम वेग का सही निर्धारण करने या संवेग का सही निर्धारण करने चलेंगे तो हम स्थिति में अनिश्चितता पाएंगे, और यदि स्थिति का सही गणना करना चाहेंगे तो उसके वेग या संवेग में अनिश्चितता पाएंगे। मतलब एक समय में केवल एक का निर्धारण किया जा सकता है। यदि हम दोनों को कहें कि निर्धारण ही नहीं किया जा सकता क्या, तो गलत बात होगी। अलग अलग समयों में दोनों का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन एक ही एट द सेम टाइम, मतलब 8 बजे की बात आई तो 8 बजे दोनों का सही निर्धारण नहीं किया जा पाएगा। न कुछ अंतर होना चाहिए। यदि स्थिति का सही आकलन करेंगे तो वेग संवेग में अनिश्चितता पाएंगे, और यदि आपने वेग या संवेग की अनिश्चितता, मतलब वेग या संवेग का सही निर्धारण करना चाहेंगे तो आप उसकी स्थिति में अनिश्चितता पाएंगे। और उसका गणितीय रूप क्या है? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 यही कहलाता है उसका गणितीय रूप। इससे भी सवाल हैं इन दोनों, मतलब लैम्डा बराबर एच अपान एम डी से भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। लैम्डा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 से भी आपको क्वेश्चन करने होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम आपको देंगे और आप खुद करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।